जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जयतवार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है, क्योंकि दोस्तों हम अभी तक हर एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर जानते थे, लेकिन हम दोस्तों हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन और होंगे उसको भी जानेंगे। मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन का तो आपका सेट है, लेकिन 30 के माध्यम से हम दोस्तों अन्य 3 क्वेश्चन मतलब टोटल 120 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें बेनिफिट होगा हर एक उस चैप्टर का जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो मतलब अपन 1 से 3 को रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो एक एक करके अब आप मेरे साथ चलिएगा और जो है आपका कितना स्कोर होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस प्रकार से हम रिलेट करेंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक के साथ हम 3 क्वेश्चन रिलेट करेंगे। और थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए एडजस्ट कर लेना, अभी मौसम के कारण थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है। बाकी आप जो है एडजस्ट करते चलिएगा। और कितने टोटल क्वेश्चन आपके सही होते कमेंट में बताना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अब रही बात, राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे, ये सभी को पता है। लेकिन अब बात आ जाती है कि राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे। और प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे कभी पूछ लेता है, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो अस्थायी थे। ठीक है, वो स्थायी नहीं थे, वो कुछ समय के लिए बनाए गए थे, फिर हटा दिए गए थे। लेकिन इससे संबंधित प्रश्न अगर से और कुछ पूछ लेगा तो क्या पूछ सकता है कि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया निर्माता लग गया, तो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता भैया कांस्य युग की थी, ये तो सभी को पता है। नहीं पता होगा तो आज जान लो। यहाँ पर मैंने आंसर भी साथ साथ में लिखा है। आंसर साथ में लिखा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भैया हमारा जो है हमको नहीं पता था, हमको पहले से पता था। तो बता दूं कि आप अपने मन में काउंट करते चलना कि आपके कितने सही है ना। तो कांस्य युगीन तो सभ्यता थी ये, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की उन्नत सभ्यता नगरी थी। और एक बात है, इससे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो RD बनर्जी ने की थी। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज खुदाई किसने की थी? RD बनर्जी ने की थी। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता इन दोनों लोगों ने कब कब की थी, किस सन में की थी, ये होमवर्क में बताना है। तो जो पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड है वो जरूर बताएगा होमवर्क में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई मतलब किस सन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेकिन उससे पहले और कुछ क्वेश्चन अगर से उससे रिलेटेड पूछना है तो क्या पूछ सकता है कि वे 1952 में पहले उपराष्ट्रपति बने थे। अगर से पूछ लेता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले कब उपराष्ट्रपति बने थे, तो 1952 में बने थे। और बाद में क्या बन गए थे? वो राष्ट्रपति बन गए थे। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है? तो संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो कि 2025 में यहाँ पर दिखा रहा है ना। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ है, ये आपको याद रखना है। और भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूछ सकता है, तो कितना होता है कार्यकाल? तो भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं अपन। आगे में आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1885 में। और किसने की थी? तो A.O. हुम ने की थी। ठीक है, अब इसको आगे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अपन ध्यान से कि कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। मतलब कांग्रेस की स्थापना तो A.O. हुम ने की थी, लेकिन उसके पहले जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। अब बात आ जाती है उससे संबंधित प्रश्न अगर से पूछ लेता है तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और कभी पूछ सकता है कि लाहौर अधिवेशन किस प्रस्ताव में पारित हुआ था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव में पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करते चलेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए ये चीज़ तैयार करने के लिए मुझे समय लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है मजा आएगा दोस्तों, है ना। तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अगर से क्वेश्चन आता है तो लखनऊ में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। 1929 को लाहौर अधिवेशन से रिलेट करेंगे और 1916 को लखनऊ अधिवेशन से, है ना।
तो ये आ जाती बात। अब 5वां क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हो गई थी आपके 1950 में। ठीक है, मैंने बताया था ना 1950 में आपको योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब बात आ जाती है कि इसकी स्थापना जो है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू ने की थी। अब इससे संबंधित अगर से प्रश्न पूछ लेता है तो क्या पूछ सकता है कि योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। तो भैया योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया, जो कि 2015 में आ गया था। अब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो जैसे 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई तो 1951 में जो है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, जो कि 1951 से 1956 तक चली। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके। तो 1 से 2-3 क्वेश्चन हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख सबसे पहले कहाँ मिला था। तो अशोक का अभिलेख सबसे पहले कहाँ मिला था। तो सबसे पहले मिला था भैया अशोक का अभिलेख आपके कहाँ पर, ये मिला था दोस्तों गिरनार में। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले गिरनार जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पाए गए थे। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है, तो वो है सारनाथ में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं भैया कि गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में 2525 मतलब डबल 25 किलोमीटर है। अब इससे संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। कुछ संबंधित प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एक संबंधित प्रश्न हो गया। और दूसरा संबंधित प्रश्न हो गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, मज़ा आ रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गार्डविन ऑस्टिन है, जिसको K2 भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यह भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक है, भारत के कौन से क्षेत्र में है, नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्र में है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। अब इससे संबंधित प्रश्न पढ़ लेंगे दोस्त कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है वलित पर्वत है एक प्रकार का। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है। तो MS स्वामीनाथन जी है, जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। अब बात आ जाती है दोस्तों बात आ जाती है कि हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है हरित क्रांति से, या मतलब कृषि संबंधित है ये। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है इसके जिसको हम रिलेट करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि संबंधित प्रश्न क्या है। संबंधित प्रश्न है कि दुग्ध क्रांति के जनक अगर से कभी पूछ लिया तो ये वर्गीस कुरियन है। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा। तो गेहूं पर पड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अपना देश प्यारा देश भारत है। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की। तो भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, अब इससे बात और एक आ जाती है आगे कि भैया भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे। तो 1951 से 52 के बीच आम चुनाव हुए थे भारत में। अब बात आ जाती है कि भारत में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। तो 28 राज्यों में आपके विधानसभा चुनाव होते हैं। अब बात आ जाती है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या आपकी 552 हो सकती है। अब बात आ जाती है इसकी व्याख्या कर लेते हैं अपन कि संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब 530 भैया किससे होंगे, 530 आपके राज्यों से होंगे। ठीक है, और 20 आपके किससे होंगे, यूटी से होंगे। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। और 2 किससे होंगे, 2 आपके राष्ट्रपति द्वारा होंगे। तो कितने हो गए आपके 530 और 20 550 और 2 552। तो उम्मीद है कि ऐसी चीज़ आप याद रखते चलेंगे। ठीक है, संबंधित प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, अधिकतम है ना, ये बात राज्यसभा की है।
अब बात हो जाती है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, लेकिन संबंधित प्रश्न उससे ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। कौन, एंटोनियो गुटेरेस है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि शून्य मतलब जीरो की खोज किसने की थी, तो भैया बहुत सारे लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो, आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज, है ना। शून्य के बिना सब कुछ शून्य था। आर्यभट्ट ने गणित में शून्य की अवधारणा दी थी, जबकि ब्रह्मगुप्त ने इसका पूर्ण रूप से उपयोग बताया था। मतलब आर्यभट्ट ने गणित में शून्य की अवधारणा दी, लेकिन इसका पूर्ण रूप से उपयोग ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ये भी गणितज्ञ थे भैया, है ना, ब्रह्मगुप्त जी भी। हमारे देश में बहुत महान से महान हस्तियाँ हुई है। तो दशमलव प्रणाली किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भैया। अगर शून्य की बात आ सकती है तो दशमलव की भी बात आ सकती है, स्वाभाविक सी बात है। तो दशमलव प्रणाली किसने दी थी, तो ये भास्कर ने दी थी, भास्कर ने दी थी। और इसी दशमलव के कारण कई लोग मेरिट में छट जाते हैं ना। अब आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम आर्यभट्टी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जनगण मन किसने लिखा था, तो जनगण मन आपके किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये तो कॉमन सी बात हो गई, लेकिन बात जाती है कि इससे रिलेट और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है भाई, जिसे हम रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था, ठीक है। अब बात जाती है कि संबंधित प्रश्न क्या पूछ सकता है, तो संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका क्या है, वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि जीके का लास्ट है, इसके बाद जीएस स्टार्ट होगा, साइंस स्टार्ट होगा। तो भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारत रत्न केवल खेल में दिया जाता है, विज्ञान में, किसी भी क्षेत्र में, या केवल राजनीति में, तो बता दूं कि ये किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न मतलब उत्कृष्ट वाले उत्कृष्टता के कार्यों के लिए दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन इसकी बात अपन कुछ करेंगे कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। लेकिन बात आ जाती है भैया कि मतलब भारत रत्न किसे मिला, पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो पहला भारत रत्न किसे मिला था, पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो दोस्तों पहला भारत रत्न आपके राजगोपालाचारी और डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन, ठीक है। ये 1954 मतलब सीवी रमन का दिखा रहा है 1954, ठीक है। तो मतलब पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो सी गोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनसे संबंधित डेट है 1954, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, सी गोपालाचारी जी को मिला था, राधाकृष्णन जी को मिला था और रमन जी को मिला था 1954, ये डेट है, मतलब ईयर है। अब सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो भैया अपने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी है, जिनको सबसे कम उम्र में जो है क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। अब दोस्तों हम अपने जीएस के पार्ट को करेंगे। यहाँ पर जीएस के पार्ट का आपका पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो विद्युत बल्ब का आपका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आज अपन थोड़ा अपने को वीडियो मतलब क्लास में लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया हम डिटेल्स में पढ़ते जा रहे हैं। कल तक हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लगाते थे और आगे बढ़ जाते थे, तो उससे हमारे 30 ही क्वेश्चन हमें सब पता चलते थे। लेकिन आज 30 क्वेश्चन के साथ साथ हम हर क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन और डीपली उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 30 के बदले हम 120 कर रहे हैं। मतलब हम ऑलरेडी सबसे आगे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन निश्चित है, हम सिलेक्शन को ज़्यादा डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो बात जाती है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये तो बात हो गई। अब व्याख्या कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, कि टंगस्टन की गलनांक सबसे अधिक, ठीक है, टंगस्टन की गलनांक सबसे अधिक होती है, मतलब इसका जो देख सकते हैं सेल्सियस में 3422 डिग्री सेल्सियस होती है,
इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो आज तक तो आपको यही पता रहा होगा, लेकिन क्यों होती है अब पता चला ना कि टंगस्टन की गलनांक सबसे अधिक होती है, 3422 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए इसका उपयोग फिलामेंट में किया जाता है। अब टंगस्टन का प्रतीक क्या है, डब्लू है। और बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन जो है गैस हमारे बल्ब में भरी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ये तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि भैया बार बार रिपीट करते हो क्यों, क्योंकि आपका रिवीजन हो सके और जल के बारे में और जानकारी आपको मैं दे सकूं कि जल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। और इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछ सकता है, तो संबंधित प्रश्न पूछ सकता है आपका कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। और H2O2 क्या है, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, ये बात आ गई। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ध्यान से आप दीजिएगा थोड़ा कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है, तो रक्त में ऑक्सीजन को आपका हीमोग्लोबिन वहन करता है। लेकिन बात आ जाती है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में होता है और ऑक्सीजन को वहन करता है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप झट से लगा देना। और मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, ये बात आ गई। अब बात अगली आ जाती है कि पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है, तो पाचन क्रिया भैया सबसे पहले आपके कहाँ शुरू होती है, तो मुंह में शुरू होती है। और बात आ जाती है कि पाचन की शुरुआत मुंह में लार एंजाइम से होती है जो स्टार्च को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और सबसे लंबी पाचन अंग कौन सी है, तो सबसे लंबी पाचन अंग छोटी आंत है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब 5वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, मतलब एसआई इकाई क्या है, तो इसकी एसआई इकाई एम्पियर है। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जान लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और जिसका नाम ऑद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है, ऑद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। और इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो संबंधित प्रश्न आपके इस प्रकार से हो सकते हैं कि वोल्ट की इकाई क्या है, तो वोल्ट की इकाई विभवांतर है और जिसको वोल्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। और आपके ओम की इकाई पूछ लेता है तो प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको रेसिस्टेंट बोलते हैं, जिसको आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो सूर्य आपका पीला बौना तारा है, पीला बौना तारा है सूर्य। ठीक है, अब बात आ जाती है भैया कि सूर्य एक माध्यम आकार का पीला बौना तारा है जो गैसीय प्लाज्मा से बना है। किससे बना है, गैसीय प्लाज्मा से बना है। इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन से होती है। और सूर्य का मुख्य गैस कौन सी है, तो सूर्य का गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमने पढ़े थे कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने की थी। और भैया वाटसन और क्रिक जो है इनने जो है 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी, है ना। अब इसके बाद मैंने अभी जो बताया संबंधित प्रश्न में क्या पूछ सकता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिसमें ने लंबे और बौने पौधे का वो करवाया था, है ना, लंबे और बौने पौधे पर प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो आनुवांशिकता के जनक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया साबुन का पीएच मान क्या होता है, तो साबुन का पीएच मान आपका कितना होता है, तो 9 होता है साबुन का आपका पीएच मान। लेकिन बात आ जाती है भैया कि साबुन जो है क्या है, तो साबुन जो है एक क्षारीय एल्काइन होता है और उसका पीएच मान 8 से 10 के बीच होता है ना। तो संबंधित प्रश्न हो सकते हैं कि पीएच का पैमाना किसने बनाया था, तो पीएच का पैमाना सोरेनसन ने बनाया था। और अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है, तो अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच 0 से 6.9 होता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद तो क्षार शुरू हो जाता है 7 के बाद, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग भैया त्वचा है। आज आपको पता चल रही होंगी, कई तो बोलोगे भैया मेरा पैर है, मेरा घुटना है, नहीं भैया त्वचा होता है ना। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की रक्षा करता है भैया, करता है रक्षा,
है ना, एक कवर है आपका, है ना। और संबंधित प्रश्न है कि यकृत कौन सा अंग है, तो यकृत जो है आपका अंतः अंग है, मतलब इंटरनल ऑर्गन है। अब बात आ जाती है कि त्वचा कितनी परतों से बनी होती है, तो त्वचा आपकी कितनी परतों से बनी होती है, तो 3 मुख्य परतों से बनी होती है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लोहे में जंग किसके कारण लगता है, तो लोहे में जंग आपका जल और ऑक्सीजन के कारण लगता है। किसके कारण, जल और ऑक्सीजन के कारण लगता है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, जो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है संबंधित प्रश्नों की, तो संबंधित प्रश्न इस प्रकार से है कि जंग रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन, मतलब लोहे की परत पर किसी चीज़ की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। और लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, Fe है, ठीक है, Fe है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया उष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो उष्मा की एसआई इकाई जूल है, ठीक है, उष्मा की एसआई इकाई जूल है। उष्मा की एसआई इकाई आपकी जूल है। कैलोरी एक गैर एसआई इकाई है, मतलब उष्मा की एसआई इकाई जूल है और कैलोरी एक गैर एसआई इकाई है, किसकी, उष्मा की। अब संबंधित प्रश्न आ जाता है कि कार्य की इकाई क्या है, तो जूल ही है, लेकिन शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। अब बात आ जाती है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसको बताती है ना, ठीक है। ये ट्रिलियन किलोमीटर, इसका आप ये देख सकते हैं 9.46 सर्वांक सम के साथ है। और संबंधित प्रश्न आप देख सकते होंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है भैया। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी से रिलेटेड वाला, कि प्रकाश की गति क्या है, तो प्रकाश की गति 3 गुणित 10⁸ मीटर ऑब्लिक सेकेंड है। 3 गुणित 10⁸ मीटर ऑब्लिक सेकेंड प्रकाश की गति है। अब 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये तो और रिपीट हो गया बोलोगे आप, तो ये रिपीट मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे को कुछ आपको और जानकारी देना है। फीमर होती है, मतलब सॉरी 206 हड्डियां होती है। अब बात जाती है कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, लेकिन संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है, तो संबंधित प्रश्न इसमें क्या हो सकता है, तो संबंधित प्रश्न हो सकता है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो सकती है। कभी आ गया पेपर में तो क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, तो फीमर होती है, जो कि आपके जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो वो कान में होती है, जिसका नाम स्टेप्स होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक जो है क्या है, पानी का क्वथनांक क्या है, तो पानी का क्वथनांक मतलब जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लो कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है, तो संबंधित प्रश्न ये हो सकता है कि जल का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो जल का हिमांक का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। और जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है जल का घनत्व। मतलब कितनी चीज़ मैंने बताया आपको कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े का कार्य क्या है, तो फेफड़े का कार्य है आपके क्या करना, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, मतलब O2 लेना और CO2 छोड़ना, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ये तो आपके फेफड़ों का कार्य है। और इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, तो इसके अलावा जानकारी और ये है कि फेफड़े श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग है जो गैस विनिमय करते हैं। अब संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है, संबंधित प्रश्न है कि मानो मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं, तो 2 फेफड़े होते हैं, एक बाएं और एक दाएं होते हैं। और सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, आपने टोटल अपने यहाँ पर 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन जीएस के कर लिए। और यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन नहीं किए आज, हमने 30 से और 3 को रिलेट किए हैं, मतलब ये 30 और वो 30 के 90, मतलब आपके टोटल 120 क्वेश्चन किए हैं। मतलब आप ऑलरेडी सिलेक्शन में सबकी दौड़ से आगे जा रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन डिजर्व करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, शायद ही ऐसा कंटेंट कहीं देखने को मिले, लेकिन मिलेंगे जल्दी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।